10th क्लास विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड की दृष्टि से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने तो पैटर्न के हिसाब से पेपर नहीं बनाया है, मैंने तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको बताने की कोशिश की है। इसीलिए बच्चों इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको ज़रूर ही एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती हैं। तो बच्चों इसका आंसर ये होता है कि अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, एक या दो, अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो जिनका जो कटान बिंदु होता है, ये कोई पी पॉइंट है या कटान बिंदु होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी और एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। इसीलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेखित कीजिए। तो बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम समांतर और समान अंतराल की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। इस तरीके से समांतर और समान अंतराल की ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। तो हमें इस तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनानी है जो हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेंगी। अगला प्रश्न है बच्चों, डायप्टर की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों डायप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। और बच्चों इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। इस पर जब भी न्यूमेरिकल आए बच्चों तो इस फोकस दूरी को हमेशा आपको मीटर में रखना है। अगर सेंटीमीटर रख देंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो अगर कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो सॉल्व करो बच्चों, P बराबर 1/f, उसकी क्षमता निकालेंगे तो 1/1, तो P बराबर 1 और क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायप्टर होगी। पीतल किन दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है। बस तो बच्चों तांबा कॉपर प्लस जस्ता जिंक Cu प्लस Zn, इन दो धातुओं को मिलाने पर हमें पीतल प्राप्त होती है। बेकिंग पाउडर के प्रमुख घटक लिखिए। तो बच्चों बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। जूल के तापन नियम का कथन लिखिए। तो बच्चों जूल ने बताया था कि जूल का जो नियम होता है वो होता है बच्चों H बराबर I²RT, ये जूल का नियम है। अब हमें इसका नियम लिखना है। तो इस नियम के अनुसार किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो समय के समानुपाती होती है, जैसा कि इसका जो फॉर्मूला है H बराबर I²RT इसके अनुसार। तो इसमें आपको लिख देना है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, नंबर 2 प्रतिरोध के समानुपाती होती है और नंबर 3 समय के समानुपाती होती है। तो बच्चों इसमें अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली दो गैसों के नाम बताइए। तो बच्चों विद्युत बल्ब में जो दो गैसें भरी जाती हैं उनमें से एक गैस होती है नाइट्रोजन और दूसरी गैस होती है आर्गन। दोनों ही अक्रियाशील गैस हैं, ये क्रिया नहीं करती हैं। अगर इन गैसों को नहीं भरेंगे तो उस बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, वायु आ जाएगी, जिससे क्या होगा वो जब हम बल्ब को जलाएंगे तो उसका फिलामेंट जो होगा वो तुरंत जल जाएगा और हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इन्हें भरने से क्या होता है, बल्ब फ्यूज नहीं होता है और बल्ब काफ़ी समय तक चलता है। तो अगला प्रश्न है कि इन गैसों को विद्युत बल्बों में क्यों भरा जाता है, जिससे उस फिलामेंट की जो आयु होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न जीवाश्म की परिभाषा लिखिए तथा इसके समय निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो बच्चों भाषा वाले प्रश्न तो मैं आपको बताऊंगा नहीं सॉल्व करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो भी छोटे छोटे आंसर होंगे उनको मैं जरूर ही सॉल्व करूंगा और जितने भी न्यूमेरिकल है उनको मैं सॉल्व करूंगा। और पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है
सामान्य घरेलू परपथ में एक परपथ का एक आरेख खींचिए और अतिभारण और लघुपतन को आपको समझाना है। बच्चों एक इस टाइप का प्रश्न भी हमें बोर्ड में देखने को मिलता है। 2 कॉलम बना देते हैं और इनको सुमेलित कीजिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी गलती करते हैं, प्रबल अम्ल है तो ये H2SO4 होता है तो इसको ऐसे करके तीर से इस तरीके से मिला देते हैं। और मान लीजिए कोई प्राकृतिक सूचक है हल्दी तो उसको ऐसे मिला देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, थोड़ी देर बाद इस तरीके से पूरी कट्टा पिट्टी हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से इसके आंसर नहीं लिखने हैं, इसके आंसर लिखेंगे इस तरीके से। जैसे कि पहला है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल लिख के उसके सामने जो A है उसके सामने जो B वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे। जैसे कि प्रबल अम्ल कौन है, H2SO4, तो इसका आंसर है F भी लिखना है और H2SO4 भी लिखना है। इस तरीके से अपन लिखते चले जाएंगे। जैसे किसी ने पूछा कि प्राकृतिक सूचक कौन है तो 9th नंबर लिख देंगे और प्राकृतिक सूचक लिख देंगे। कौन है प्राकृतिक सूचक, हल्दी, तो इसके सामने ऐसे A और हल्दी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको आंसर लिख के आने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, थर्मिट अभिक्रिया क्या है? ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है पीएच स्केल किसे कहते हैं और स्पष्ट करो कि मुंह का पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। और अगला प्रश्न है ओम का नियम लिखिए, ओम के नियम से संबंधित परपथ में युक्ति x और y के नाम लिखिए। बच्चों ओम का नियम क्या होता है कि जैसे ही हम चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यही ओम का नियम है कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अब बच्चों इसमें x और y हैं, x ये बच्चों उपकरण श्रेणी क्रम में लगा है और ये जो उपकरण श्रेणी क्रम में लगा रहता है वो होता है अमीटर। तो यहाँ जो x है वो कौन है, अमीटर। और कोई भी जो तार होता है, मान लीजिए तार है, इसका प्रतिरोध R है, उसके समांतर क्रम में कौन लगा रहता है, वोल्ट मीटर। तो उसने सिर्फ ये पूछा है कि यहाँ x और y कौन है, तो x यहाँ पर है अमीटर और y है वोल्ट मीटर। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो बच्चों इसका नाम होता है इंसुलिन और इसका कार्य क्या है, तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज या शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है बच्चों, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है मधुमेह या डायबिटीज। मानव में लिंग निर्धारण का क्या आधार है? तो बच्चों मानव में आपको लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पूरी चित्र बनाकर समझानी है। जैसे कि नर में लिंग गुणसूत्र X Y होते हैं, और डायग्राम भी बनाना है। मादा में XX होते हैं, फिर इनके आपको क्या बनाने हैं, युग्मक बनाने हैं X Y और XX। जब नर का X शुक्राणु मादा के X अंडाणु से मिलता है तो XX पुत्री उत्पन्न होती है, और नर का Y शुक्राणु मादा के X अंडाणु से मिलता है तो XY पुत्र पैदा होता है। बच्चों इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है। मैंने जो शॉर्ट बता दिया, चित्र भी अभी मैंने आधा ही बनाया है। भर्जन और निस्तापन में अंतर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो भर्जन क्रिया वायु की उपस्थिति में की जाती है और निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में की जाती है। समजात अंग और समृद्धि अंग किसे कहते हैं, इनके उदाहरण भी देने हैं। खनिज अयस्क में अंतर लिखिए। और बच्चों मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे में संकरण कराने पर जो F2 पीढ़ी होती है उसमें प्राप्त संतति का लक्षण प्रारूप अनुपात रेखीय आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसमें लंबे और बौने का क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, इसमें सभी पादप लंबे प्राप्त होंगे। जब F1 पीढ़ी में स्व परागण कराएंगे तो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, जिसमें 3 लंबे और 1 बौना पादप प्राप्त होगा, जिससे उसका लक्षण प्रारूप अनुपात है हमें 3:1 मिल जाएगा। तो पूरा की पूरा लगभग 1 पन्ने का प्रश्न है, ये पूरा ही आपको लिखना होगा चित्र बनाकर। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का परपथ चित्र बनाइए और तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। बच्चों ये वाला डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो ये आएगा श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो तुल्य प्रतिरोध के सूत्र की स्थापना, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला जो डेरिवेशन है ये पूरा की पूरा सॉल्व करके आपको ये वाला हल करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन है, इसको देख लें। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि सूत्र क्या है इसका, I बराबर Q बटा T, ये विद्युत धारा का सूत्र है। इसी से इसकी परिभाषा बन जाती है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहती है। अब किसी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, किसी तंतु में 1 एम्पियर धारा I बराबर 1 एम्पियर धारा 30 सेकंड तक, T बराबर 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो फिर आवेश का मान कितना होगा, तो I बराबर Q बटे T, तो Q बराबर I गुणा T। I का मान है 1 और टाइम है 30, तो इसका आंसर आएगा 30 कूलम। बच्चों समय का आपको ध्यान रखना है, समय सेकंड में रखना है। अगर यहाँ मिनट में मिलता है
तो आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। धातुओं के परिष्करण से आप क्या समझते हैं? तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटन विधि को समझाइए और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए। बच्चों इसके अलावा इसमें जो एक प्रश्न और है इस किताब में, इस पाठ में, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए उसकी बनावट और उसकी क्रिया विधि, ये भी आपको देखनी है। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ZnO + C बराबर Zn + CO में किस पदार्थ का उपचयन और किसका अपचयन हो रहा है? अगला जो प्रश्न है 27, 28, इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा बच्चों, या तो विद्युत मोटर आएगी या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आएगा। आपको इन दोनों प्रश्नों को बिल्कुल कर लेना है। 27 नंबर का प्रश्न है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके सिद्धांत और कार्य विधि को समझाइए। व्यावसायिक मोटर की शक्ति में कैसे वृद्धि की जाती है? और अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा दीजिए तथा इसे उत्पन्न करने वाली युक्ति जो होती है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, उसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, उसका चित्र बनाइए और धारा दिशा परिवर्तन को समझाइए। अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए और नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों ये पहले पार्ट में जल के विद्युत अपघटन की विधि है, बहुत ही सरल है, इसको याद कर लें। दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? मानव में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और विनिमय को व्यवस्थात्मक निरूपण चित्र की सहायता से समझाइए। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन वाला है बच्चों, वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाते हुए मूत्र के निर्माण की क्रिया को समझाइए। बच्चों हिंदी मीडियम वालों के साथ साथ हमने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी ध्यान रखा है, इसीलिए हमने ये प्रश्न इंग्लिश में भी लिख रखे हैं। तो आपके जो दोस्त हो इंग्लिश मीडियम वाले, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। और एक उत्तल लेंस के सामने बच्चों ये वाला जो प्रश्न है, ये इस टाइप के प्रश्न आपको बिल्कुल करने हैं कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस 2f पर रखी है, तो फोकस 2f पर रखी है तो ये कहीं भी दे सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, ये 2f है, ये अनंत है। तो या तो अनंत पर रख दे या 2f पर रख दे, 2f फोकस के बीच रख दे, कहीं भी रख सकता है। आपको बच्चों सब तरह के ये चित्र बनाकर देखने हैं। जैसे कि ये वाला है, फोकस 2f पर रखा है, तो फोकस और 2f के बीच में अपन ने कोई वस्तु रख दी AB, तो बस इससे क्या करना है, दो किरण निकालनी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो कि अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी जो बुना मुड़े सीधी निकल जाएगी। इस तरीके से आपको चित्र वगैरह बनाना है जैसे कि बुक में दे रखे हैं, ठीक है। लेंस सूत्र लिखिए। एक दर्पण सूत्र होता है, एक लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और बच्चों यही अगर वो पूछ रहे दर्पण सूत्र लिखिए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये अंतर है। किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, f बराबर 0.5 मीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी इस ऊपर हमने ये सूत्र देखा था कि p बराबर 1/f, तो 1/0.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10/5, तो इसका आंसर आएगा 2 डायप्टर। बच्चों मात्रक जरूर आपको लगाकर आने हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना दर्शाइए जब बिंब एवं प्रतिबिंब इसके आकार का समान आकार का हो। तो बच्चों जब दर्पण के सामने, दर्पण वाले भी 6 पॉइंट करने हैं, दर्पण के सामने ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और जो वक्रता केंद्र हो गया। तो हमें पता है बच्चों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो इसमें उसने बोला नहीं है कि वस्तु कहाँ रखनी है, लेकिन हमें पता है कि बिंब और प्रतिबिंब समान आकार के तब होते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका चित्र बना देंगे। एक माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है और निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल निकाली। तो बच्चों सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की वायु में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात। तो यहाँ अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, प्रकाश की वायु में चाल दे रखी है 3 × 10⁸/b। तो जब b निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न, 600 वाट अनुमत वाला कोई विद्युत हीटर 8 घंटे चलाया जाता है। 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन चलाने पर जो बिजली का खर्च होगा बच्चों, उसका आंसर कितना होगा? तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सूत्र होता है, घरों में जो लाइट खर्च की जाती है, ऊर्जा जो खर्च होती है वो यूनिट में होती है। तो ऊर्जा का सूत्र होता है शक्ति इंटू समय। लेकिन समय जब हम इसे घंटे में लेंगे और इसमें 1000 का भाग लगा देंगे तो ये यूनिट में बदल जाएगा। तो कितने वाट का बल्ब है बच्चों? 600 वाट का हीटर है, बल्ब नहीं है।
और रोज़ 8 घंटे इसको चला रहे हैं, तो एक दिन में ये जो ऊर्जा खर्च करेगा वो होगी 4.8। तो एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा होगी 4.8। तो 30 दिन में कितने खर्च करेगा? तो इसके द्वारा 30 दिन में खर्च की जाएगी 144 यूनिट, और एक यूनिट का मूल्य 4 रुपये है, तो 144 यूनिट का बिल बनता है 576 रुपये। तो बस सभी राशियों में गुणा करके 1000 का भाग लगा देंगे तो आंसर इसका सीधे ही आ जाएगा। अब बच्चों इस तरीके के प्रश्न भी हैं कि एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बिंब 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्न किस तरीके से करने हैं कि अवतल दर्पण दे रखा है तो अवतल दर्पण बनाएंगे, इसके सामने कोई वस्तु यहाँ रखी है और बच्चों सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं, तो वस्तु की दूरी होती है u, तो इसका u दे रखा है -27, क्योंकि अगर हम बाईं ओर दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक होती है, तो 27 - 27 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है -18 सेंटीमीटर। तो हम इसमें अब दर्पण सूत्र लगाएंगे कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u, तो 1/b बराबर 1/f माइनस 18 प्लस 1/27, और इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा -54 सेंटीमीटर। तो ये 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी? तो इसका सूत्र होता है आवर्धन बराबर m बराबर -b/u। इस सूत्र से हम निकालेंगे तो -b का मान है -54, तो माइनस माइनस प्लस, और u का माइनस -27, तो ये हो जाएगा -2। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुना बड़ा बनेगा, माइनस माने उल्टा बनेगा, और जो उल्टा होता है वास्तविक होता है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। जल संभर प्रवर्धन से क्या उद्देश्य हैं, और बड़े बांधों के निर्माण से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? बच्चों ये प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि कौन से कारक हैं जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों एक सूत्र होता है ρ बराबर RA/L। अगर कोई तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो उस तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता होती है, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम × मीटर। बच्चों इस तरीके के प्रश्न आपको नज़र आते हैं, तो इसमें कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और नीचे वाले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र होता है R1 + R2, 2 + 2 बराबर 4 ओम। तो ये ऊपर का जो 2 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा R' बराबर 4 ओम। इसी तरीके से बच्चों हम नीचे वाले इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो इनका भी आंसर इतना ही आएगा, R' बराबर R3 + R4 मान लेंगे इनको, तो 2 + 2 बराबर 4 ओम। तो नीचे वाले दोनों तारों का प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम। अब बच्चों ऊपर वाले तार नीचे वाले तारों के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1/R बराबर 1/R' प्लस 1/R', मतलब 1/4 प्लस 1/4। जब इसे सॉल्व करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम। धारा पूछिए, धारा का सूत्र होता है I बराबर B/R। कुल धारा पूछिए तो कुल वोल्टेज में कुल प्रतिरोध का भाग लगाना है। तो कुल वोल्टेज यहाँ पर कितने दे रखे हैं बच्चों? 6 वोल्टेज, और सर्किट का कुल प्रतिरोध आ गया है 2, तो 2 × 3 = 6, तो धारा आ जाती है इसमें 3 एम्पियर। तो बच्चों इस टाइप के सर्किट वाले प्रश्न भी आपको करने हैं। अब मैंने थोड़े छोटे छोटे प्रश्न भी लिख दिए, क्योंकि छोटे प्रश्नों की हम बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आएगा, इसलिए एक अपन थोड़ा देख लेते हैं, आइडिया लगा रहेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। कि अपचन का उपचार करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग करते हैं? तो बच्चों अपच के समय हम एंटीसिड का उपयोग करते हैं। अयस्क में से गैंग को, अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका समृद्धिकरण। जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता या हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। इसके अलावा ओजोन परत हमें हानिकारक किन विकिरणों से हमारी रक्षा करती है बच्चों? ओजोन परत हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदल लेती है। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत कौन है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र किन किन स्रोतों के द्वारा उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक तो क्षण चुंबक के द्वारा ही उत्पन्न होता है, एक
किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक पृथ्वी भी एक चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, पृथ्वी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हमारे देश में धनात्मक ऋणात्मक तारों के मध्य कितना वोल्टेज होता है, कितना विभवांतर होता है? तो बच्चों हमारे देश में विभवांतर है 220 वोल्ट। एक्वारेजिया क्या है? तो बच्चों जब किसी मिश्रण में 3 भाग HCl लेकर और उसमें 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिला देते हैं तो हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे एक्वारेजिया कहते हैं। और इसमें सोना और चांदी बच्चों घुल जाते हैं। दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए बच्चों, ये होती है R = 2F। और जल संग्रहण क्या है कि वर्षा के जल को एकत्रित करना ही जल संग्रहण कहलाता है। विद्युत हीटर की कुंडली शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? क्योंकि बच्चों हीटर की जो कुंडली है वो मिश्र धातु की इसीलिए बनाई जाती है कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और मिश्र धातु का प्रतिरोध ज़्यादा होने से ऊष्मा भी ज़्यादा उत्पन्न होती है। और दूसरा बच्चों जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसका दहन या उपचयन नहीं होता है, मतलब ये जलकर टूटती नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत जनित्र से संबंधित है और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो शक्ति क्या होगी? तो सूत्र बच्चों P = VI। V का मान है 220 वोल्ट, धारा का मान है 0.2, तो इसका आंसर आएगा 44 वाट। वायुमंडल में ओजोन परत की तीव्रता में गिरावट का मुख्य कारण बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक ही सॉकेट में एक ही समय पर जब हम बहुत से विद्युत साधित्रों को जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है? तो बच्चों उससे सर्किट में अतिभारण हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न भी आपको देखने हैं, लेकिन जो ऊपर मैंने जो प्रश्न आपको लगाए हैं, सॉल्व कराए हैं, इन प्रश्नों को जरूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही जैसे ही विज्ञान का पेपर राजस्थान बोर्ड का या होगा, हम तुरंत ही उसकी वीडियो 1 घंटे के अंदर बनाकर अपलोड कर देंगे, जिससे आप अपने आंसर मिलाकर चेक कर सकते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।